ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग हिंदी मेथड में प्लान बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कई बार कि जो हमारे लेसन प्लान होते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज होती है मीन्स कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनके जो प्लान होते हैं इनका फॉर्मेट जो है आपके जो बाकी लेसन प्लान है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज है उसमें आपके 4 टाइप्स के प्लान होते हैं, प्रोज, पोएट्री, ग्रामर और एसे। मीन्स कि हिंदी में अगर हम कहेंगे तो गद्य, पद्य, व्याकरण और एक आपका निबंध का प्लान बनता है। तो इन सभी के फॉर्मेट आपकी अलग अलग होते हैं। तो आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी पद्य का प्लान बनाना सीखेंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये बीएड और बीएलएड, इवन ये डीएलएड के लिए भी हेल्पफुल होगा। बस आप क्लास का ध्यान रखिएगा कि क्लासेस आपकी जो भी हो। जैसे देखिए, किसी भी लेसन प्लान की जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्री से होती है। ब्लैक बोर्ड एंट्री आप 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि 3 पार्ट में करनी है या 2 पार्ट में करनी है। बस उसका जो सीक्वेंस है वो अलग होता है। अब जैसे ये प्लान जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें ब्लैक बोर्ड एंट्री 3 पार्ट्स में है। तो आपको ऐसे लिखना है: दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र एवं अवधि। अगर यही आप 2 पार्ट में करेंगे तो उसमें आप एक तरफ लिखेंगे दिनांक, विषय, प्रकरण और दूसरी तरफ लिखेंगे कक्षा, चक्र, अवधि। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। दिनांक में आपकी जो भी डेट है, जिस डेट में आप वो प्लान बना रहे हैं वो डेट डालेंगे। कक्षा में जिस क्लास का आप प्लान बना रहे हैं वो क्लास मेंशन करेंगे। विषय में आप हिंदी लिखेंगे। फिर आप गद्य, पद्य, व्याकरण, निबंध जो भी प्लान बना रहे हैं वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसमें जैसे ये हिंदी पद्य का प्लान है तो हिंदी लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में पद्य। प्रकरण: मधुर याद बचपन तेरी, ये प्रकरण है। प्रकरण लिखने के बाद आप प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे, मीन्स उसके नीचे आप एक लाइन खींचेंगे। फिर है चक्र, तो चक्र में मीन्स कि जो भी चक्र है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आप लिखेंगे। अवधि मीन्स जो टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम ड्यूरेशन आप 30 या 35 मिनट मेंशन करेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। तो मैं अपने जो दूसरे लेसन प्लान मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे उसमें भी मैंने बताया है कि सामान्य उद्देश्य मीन्स जो जनरल एम्स होते हैं ये आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, मीन्स कि विषय से संबंधित होते हैं। और इसके बाद जो विशिष्ट उद्देश्य आएगा तो विशिष्ट उद्देश्य जो है वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, वो आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। इसीलिए जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं, जबकि आप जनरल एम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो सामान्य उद्देश्य है मिनिमम 5 to 6 पॉइंट आपको मेंशन करना होता है। तो इसमें देखिए 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में हिंदी पद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को उचित लय, यति, गति एवं भावानुसार शुद्ध पाठ करने की योग्यता प्रदान करना। क्योंकि ये पद्य का प्लान है इसीलिए उचित लय, यति, गति एवं भावानुसार लिखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में कल्पना एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। फिर छात्रों को पाठ्यगत भावों को आत्मसात करने की योग्यता प्रदान करना। लास्ट है प्रस्तुत पाठ के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की क्षमता उत्पन्न करके शैली, छंद, अलंकार, शब्द चिन्ह आदि का ज्ञान कराना। तो ये आपके हो गए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप ध्यान रखिएगा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन 4 to 5 जनरल एम्स आपको लिखने होते हैं। तो 4 से 5 आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। इसके बाद फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है 2 पॉइंट उसमें हम मेंशन करेंगे। जो बोधात्मक, अच्छा इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें अवबोधात्मक लिखा है तो इसको अवबोधात्मक भी बोल सकते हैं और बोधात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखने में भी आप अवबोधात्मक भी लिख सकते हैं और बोधात्मक भी लिख सकते हैं।
तो आपका जो पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य में, देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट मेंशन करने हैं। पहला पॉइंट है छात्र मधुर याद बचपन तेरी प्रकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मधुर याद बचपन तेरी प्रकरण का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र प्रस्तुत पाठ में निहित भावों को समझकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र प्रस्तुत पाठ की विषय वस्तु के महत्व को तथा उसकी विशेषताओं को जान सकेंगे। देन क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट छात्र अपनी बचपन की यादों का चित्रांकन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मधुर याद बचपन तेरी प्रत्यय से संबंधित लेख लिख सकेंगे। सहायक सामग्री में आपका इसमें भी आप ध्यान रखिए, इसमें आप चॉक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर ये सब नहीं लिखेंगे, या तो आप लिख दीजिए आवश्यक कक्षोपयोगी उपकरण, फ्लैश कार्ड, चार्ट, मॉडल, ये जो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ें होती हैं इनको लिखा जाता है सहायक सामग्री में। देन उसके बाद फिर आपका अगला पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र मधुर याद बचपन तेरी प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो है इसमें तो पहले आप कंडीशन समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न के साथ एक कंडीशन होती है कि इसमें आपको हाँ या नहीं वाले प्रश्न नहीं पूछने में। इसकी जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में आता है, इस तरीके के प्रश्न आपको नहीं पूछने हैं। और एक प्रश्न में जो 2 प्रश्न होते हैं वो प्रश्न भी आपको नहीं पूछने हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न के लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या छात्राध्यापिक। अब इसमें छात्राध्यापिका क्रिया लिखा है क्योंकि ये जिसका प्लान है वो गर्ल है, ठीक है। अब अगर आप लड़के हैं, आप बॉयज़ हैं, तो आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे। तो ये जो आपका पहला कॉलम होगा इसमें छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, और दूसरे में आप लिखेंगे छात्र क्रिया। पहला प्रश्न देखिए, गुड्डे गुड़ियों तथा खेल खिलौनों के साथ हम कब खेलते हैं? छात्र क्रिया में आंसर गुड्डे गुड़ियों तथा खेल खिलौने के साथ हम बचपन में खेलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन से मीन्स कि देखिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जो टॉपिक है ना वो बच्चों से ही निकलवाना, अपने जो स्टूडेंट हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं उनसे आपको टॉपिक निकलवाना है, आपको टॉपिक खुद नहीं बताना है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट करने हैं कि आपका टॉपिक जो है वो बच्चों के आंसर में आ जाए। तो जैसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन किया गया कि खेल खिलौने हम कब खेलते हैं, तो खेल खिलौने हम बचपन में खेलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, जब हम बड़े हो जाते हैं तब बचपन की क्या चीज़ हमारे साथ रहती है, तो आंसर आया जब हम बड़े हो जाते हैं तब बचपन की यादें हमारे साथ रहती हैं। अब देखिए इसमें बचपन आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन की यादें कैसी होती हैं? बचपन की यादें मधुर होती है। फिर मधुर याद बचपन तेरी कविता किसने लिखी है? ये समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि इसके बारे में तो बच्चों को पता नहीं है, अब आप पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। तो ये आपका समस्यात्मक हो जाता है। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। सपोज दैट कि अगर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बच्चा आंसर कर देता है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो समस्यात्मक ही होगा, बट ऐसा माना जाता है क्योंकि जो प्लान हम करते हैं ना वो एक तरीके से हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा बच्चा जवाब दे देगा, ऐसा बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर आपका जो समस्यात्मक प्रश्न आपने सोच के बनाया है, अगर उसमें बच्चे रिस्पॉन्स कर देते हैं तो आप परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद फिर हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, मीन्स की उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हमेशा भविष्य काल में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उद्देश्य कथन में हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। हमें हमेशा ऐसे बोलना है कि हम, जैसे मान लीजिए कि छात्रों आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत मधुर याद बचपन तेरी पाठ का रसास्वादन करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है ना, रसास्वादन करेंगे या पढ़ेंगे, ये नहीं बोलना है कि पढ़ाएंगे, ठीक।
तो ये आपका उद्देश्य कथन हो गया। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत पाठ का रस आस्वादन एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। एक ही अनुवृत्ति मतलब एक बार में। तो उसके बाद आपको मूल पाठ, यहाँ पे आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर आपको चाहे आप लिखिए चाहे आप उसका फ़ोटोस्टेट करा लीजिए, उसकी जेरॉक्स कॉपी आपको अटैच करनी है। तो अब इसमें देखिए ये लिखा हुआ है मूल पाठ। मूल पाठ में जो पोयम आपने सेलेक्ट करी, जो कविता आपने सेलेक्ट करी पढ़ाने के लिए, वो कविता आपको लिखनी है। ये देखिए ये पूरी कविता इसमें लिखी हुई है। अब इसके बाद जो है आपका अगला स्टेप आता है प्रस्तुतिकरण का जो है। इसमें इसको जनरली हम जब बनाते हैं लेसन प्लान में तो लेफ़्ट पेज पे आप जो है मूल पाठ लगाते हैं, मतलब कविता लिखते हैं, और राइट पेज में आप ये वाला पार्ट जो ये है ना शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, युक्ति एवं प्रविधि, ये वाला बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाली टेबल आप बनाएंगे जिसमें पहला पॉइंट होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा पॉइंट छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर युक्ति एवं प्रविधि और संपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट देखिए निर्देश। निर्देश और छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका छात्रों को हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी में पृष्ठ संख्या 64 पर मधुर याद बचपन तेरी पाठ को खोलने का आदेश देगी। छात्र क्रिया में छात्र आदेश का अनुपालन करेंगे। और युक्ति एवं प्रविधि में निर्देशन विधि है क्योंकि इसमें निर्देश किया जा रहा है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट है आदर्श पाठ। छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का उचित लय, यति, गति एवं भावानुसार आदर्श पाठ करेगी। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक आदर्श पाठ को सुनेंगे। विधि एवं प्रविधि में वाचन विधि है। फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु में अनुकरण पाठ। छात्राध्यापिका कक्षा में 2 या 3 छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण पाठ कराएगी और छात्रों द्वारा कृत त्रुटियों का काव्य पाठ करके संशोधन भी करेगी। छात्र क्रिया में छात्र उचित लय, यति, गति एवं शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखते हुए प्रस्तुत पाठ का अनुकरण पाठ करेंगे। विधि एवं प्रविधि में वाचन विधि, इसमें जो है बच्चों से जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वो उनसे जैसे उन्होंने आदर्श पाठ का वाचन किया था वैसे ही वो बच्चों से कराएंगे। और अगर उनसे कोई गलती हो रही है, कहीं पे कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, मतलब उनके उच्चारण में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें वो उनकी हेल्प करेंगे और उसको फिर से पढ़ के उसे बताएंगे। फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु में केंद्रीय भावबोध प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में छात्रों से प्रस्तुत पाठ के केंद्रीय भाव पर आधारित 3 या 4 बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। और छात्र क्रिया में छात्र प्रश्नों का उत्तर देंगे। विधि एवं प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब इसमें देखिए वही प्रश्न हैं केंद्रीय भावबोध प्रश्न। तो फिर इसमें एक टेबल बनेगी छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। चाहे उसी टेबल में आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, वही जो आपकी टेबल होगी उसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत पाठ की रचना किसने की? बच्चों ने उत्तर दिया सुभद्रा कुमारी चौहान ने की। फिर दूसरा प्रश्न है कवित्री को बार बार किसकी याद आती है? तो जो भी इसका आंसर है बच्चों ने इसका आंसर दिया, मीन्स कि यहाँ पे वो आंसर लिखा जाएगा कवित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है। तीसरा क्वेश्चन बचपन में प्रायः किसका ज्ञान नहीं होता? आंसर है बचपन में प्रायः ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होता है। ये केंद्रीय भावबोध प्रश्न है। फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा शब्दार्थ कार्य। छात्राध्यापिका मूल पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पर छात्रों की सहायता से स्पष्ट करेगी। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं वो पाठ से आप कुछ कठिन शब्द सेलेक्ट करना होता है और उनको लिखना होता है और ये ब्लैक बोर्ड पे ये वर्क किया जाता है। ये देखिए कठिन शब्द, उनका अर्थ। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य। लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगी तथा उनके लेखन कार्य का निरीक्षण करेगी। उसके बाद अगली हेडिंग है सास्वर पाठ। सास्वर पाठ में छात्राध्यापिका छात्रों को पठित पाठ भावों को ग्रहण कराने हेतु कक्षा के 2 या 3 छात्रों
को प्रस्तुत पाठ का सस्वर पाठ करने का आदेश देगी। फिर भाव विश्लेषणात्मक एवं सौंदर्यानुभूति प्रश्न, भाव विश्लेषणात्मक एवं सौंदर्यानुभूति प्रश्न। इसमें होगा छात्राध्यापिका पठित पाठ के गृहीत भावों के परीक्षण हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी तथा अस्पष्ट एवं कठिन स्थलों का साथ ही साथ स्पष्टीकरण भी करेगी। अब इसमें कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो सेलेक्ट करी जाती है। देखिए इसमें पहली एक पंक्ति ली है, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अब इससे प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति में कवियत्री किसके जाने की बात कर रही है। अब इसका आंसर है स्पष्टीकरण के साथ। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत पंक्ति में कवियत्री बचपन के दिनों के जाने की बात कर रही है। वह कहती है कि बचपन के जाने के कारण उनके जीवन की आनंद से परिपूर्ण खुशी चली गई है। फिर अगली पंक्ति, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। दूसरी पंक्ति सेलेक्ट करी गई है। फिर इसमें से एक प्रश्न किया गया और इसका स्पष्टीकरण। फिर इसी तरीके से तीसरी पंक्ति सेलेक्ट करी गई, उससे एक प्रश्न, उसका स्पष्टीकरण। फिर चौथी पंक्ति सेलेक्ट करी गई, उससे एक प्रश्न और उसका स्पष्टीकरण। इसी तरीके से सस्वर मतलब ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद सस्वर पाठ आता है। छात्राध्यापिका कक्षा में काव्यमय वातावरण बनाए रखने हेतु प्रस्तुत पाठ का सस्वर पाठ करेगी। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आप जो है एक तरीके से जो जितना आपने पढ़ा दिया है उसका आप मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो इसके लिए आप रिक्त स्थानों की पूर्ति या सही गलत या फिर मतलब इस तरीके के क्वेश्चन मीन्स कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, मैच द कॉलम या फिर एमसीक्यूज टाइप के किसी भी तरीके के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम आप ये समझिए, मतलब 4 से कम नहीं पूछने हैं और 5 से ज़्यादा नहीं पूछने हैं, ये लिमिट है आपकी। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप होता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप कोई गृह कार्य दे सकते हैं। और गृह कार्य ये ध्यान रखना है कि गृह कार्य आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, एक बार में 2 गृह कार्य नहीं देना है। तो इसलिए आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही आपको कुछ भी होमवर्क देना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज हिंदी।